हाँ बच्चों, कल हमने जो पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव अभी जो शेष रह गए हैं उनको पढ़ाना बताया है। इसे आज हम कंप्लीट करते हैं। हमने कल पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र तक। विद्युत क्षेत्र में पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। आगे बढ़ना है अपन को विद्युत क्षेत्र में ही। अगला पॉइंट होगा, अगर किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लो एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है और उस पर लगने वाले बल की दिशा कैसी है? स्वाभाविक है अंदर की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और ऋणावेशित कण पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है। तो पहला पॉइंट यही हो सकता है कि किसी विद्युत क्षेत्र E में रखे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अच्छे से पकड़े, अच्छे से बल अच्छे से क्या होगा? F वेक्टर इज इक्वल टू E इंटू E वेक्टर तथा दिशा, इसकी दिशा भी बताना होगा। हल्ला ना करे, हल्ला ना करे। तथा दिशा बिगाड़ रहे बेटा। दिशा किस दिशा में होगी? बल के विपरीत दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। अगर प्रोटॉन होता तो बल की दिशा में होता। तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की विद्युत क्षेत्र छोड़ E वेक्टर की छोड़ दिशा के छोड़ दे सुभाष। विपरीत हो। कैसे होगी? विपरीत हो। नंबर दूसरा, अब इस विद्युत क्षेत्र में तो हमने इलेक्ट्रॉन को रखा, उस पर लगने वाले बल की दिशा पता किया। आगे बढ़ेंगे, इसमें से अब आते हैं आवेशों के निकाय पर। आवेशों के निकाय में आपको बताया गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? कई आवेश मिलकर के एक अकेले आवेश पर जो बल लगाते हैं, कुल बल उन आवेशों पर द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशियों के बराबर होता है। इसी निकाय पर एक और निकाय आता है। मान लीजिए एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। ये धनावेश और ऋणावेश अल्प दूरी पर स्थित हों, बहुत ही कम दूरी पर स्थित हों, इसे हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो इस निकाय को हम वैद्युत ध्रुव बोलेंगे। कब? एक धनावेश है और एक ऋणावेश है और दोनों को अल्प दूरी पर रख दिया जाए। अब हमें पता करना है कि इस वैद्युत ध्रुव का आकार कितना होता है। जबकि आदर्श वैद्युत ध्रुव होगा तो हम यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्श वैद्युत ध्रुव का आकार आदर्श वैद्युत ध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव का आकार शून्य होता है। याद रखिएगा, कैसा होता है? शून्य होता है। अब इसी वैद्युत ध्रुव में अगले पॉइंट में चलें कि इन दोनों वैद्युत ध्रुव में कुल आवेश कितना होता है। तो याद रखिएगा, बराबर आवेश है और विजातीय मतलब जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो इस निकाय का कुल आवेश भी शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव पर कुल आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होगा? शून्य होगा। वैद्युत ध्रुव का कुल आवेश कैसा होता है? शून्य होता है। अगले पॉइंट में चलेंगे। शून्य हो गया वैद्युत ध्रुव का आवेश। अब इस वैद्युत ध्रुव में एक शक्ति होती है जिसे हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है Q इंटू 2A के इक्वल। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा भी ज्ञात करना होता है और इसकी दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो आप याद रखिएगा
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। कहां से कहां की ओर बच्चों? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती। किसकी दिशा? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा। अब इसी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, यही है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो सकता है? ये Q का मात्रक, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, और ये बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होगा। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक सिंपल सा कूलम इनटू मीटर, और विमीय सूत्र तथा विमीय सूत्र देखिए, कूलम का याद रखिएगा, आवेश का विमीय सूत्र 80 होता है, और एक दूरी है तो L हो गया, तो केवल द्रव्यमान नहीं रहेगा, LTA तीनों चीजें होगा। राइट, आगे बढ़िए। इसी वैद्युत ध्रुव में मान के चलिए ये वैद्युत ध्रुव है, इस वैद्युत ध्रुव में कोई एक बिंदु लेते हैं जो इसके अक्ष पर स्थित है। यहां पर एक ऋणावेश है और यहां पर धनावेश है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। मान के चलिए ये दूरी a है, ये दूरी a। अब इस मध्य बिंदु पर, बिंदु O पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान के चलिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो ये के कारण बाहर की ओर और इसके कारण क्या होगा? अंदर की ओर, ये भी। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योग होगा। अब बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? EA बराबर K Q अपॉन, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है Q अपॉन R। अब B के कारण कितनी होगी? वही K Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर यहां पर R की जगह A है तो A स्क्वायर लिख देंगे। अब इन दोनों का योग होगा तो 2, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दिशा एक ही है, तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी 2kq अपॉन A स्क्वायर। अब ये क्या हो गई? परिणामी तीव्रता हो गई। अगर हम आघूर्ण के पदों में लिखें तो कुछ अलग आएगा। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो अपन को मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिल गई? 2kq अपॉन A स्क्वायर। अब हमें आघूर्ण के पदों में लिखना है तो यहां पर A का गुणा करना पड़ेगा, तो Q इंटू 2A हो जाएगा P, तो K इंटू P अपॉन A हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये कहां पर? मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर याद रखिएगा Kp अपॉन A क्यूब होगी, Kp अपॉन A क्यूब होगी। अगला पॉइंट, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आ जाए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण, कोई अकेला बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 बोले या फिर स्मॉल k बोल दें, K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो अगर हम कहें कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में संबंध अगर आएगा तो तीव्रता E हो गई, दूरी 1/r स्क्वायर हो गई।
किसके कारण है? बिंदु आवेश के कारण। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध जो होगा वो होगा E व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये बिंदु आवेश के कारण है। अगर हम इसी को वैद्युत द्रव के कारण कहें तो अभी जस्ट बताया है ये दूरी थी, तो आर क्यूब के मतलब क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहीं पर अगर हम लिख दें वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल ई में संबंध, स्मॉल ए ये दूरी है, इसका मतलब है आर दूरी पर तो आर क्यूब, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है जो गॉस की प्रमेय में पढ़ा गया होगा। गॉस की प्रमेय में बताया गया था, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में, कि कोई एक रेखीय आवेश है और रेखीय आवेश धनावेशित है। अब इसके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आर दूरी पर वो क्या होगी, उसका सूत्र बताया गया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन लैम्डा। क्यों यहां पर लैम्डा अपॉन आर से, लैम्डा अपॉन आर ये बताया गया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लैम्डा क्या है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश है। तो यहां दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध चाहिए तो E व्युत्क्रमानुपाती R हो जाएगा। केवल एक अकेली ऐसी राशि है रेखीय आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में संबंध जो होगा वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं रेखीय आवेश, रेखीय आवेश ये कॉमन, रेखीय आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध जो होगा वो होगा E व्युत्क्रमानुपाती R। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कौन सा आवेश है वो? रेखीय आवेश। एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ऐसा कौन सा आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो वह आवेश है कौन सा आवेश? रेखीय आवेश। चलिए आगे बढ़ो। ये रेखीय आवेश पर आता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और अगला क्या है? आयतन आवेश घनत्व। ये क्या चीज होती है? अगर कोई भी निकाय है उसको हम बराबर बराबर आवेश से यानी सतत वितरण करें आवेश का, कोई भी चालक है उसमें हम आवेश दें तो उसमें सतत वितरण हो, बराबर बराबर आवेश का वितरण हो, तो किस तरह से ये घनत्व निकालें? तो देखिएगा, सबसे पहले अगर कोई तार है तो उसकी आवेश जो होगा उसकी केवल लंबाई में वितरित होगा, और जब लंबाई में वितरित होगा तो इस तरह के चालक तार के आवेश को जो एकांक लंबाई में आवेश होगा उसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व और इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे। क्या? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश किसके? किसी तार जैसी आकृति के जिसमें केवल लंबाई में आवेश का वितरण हो रहा है, उसकी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम
रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। तो इस रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो हमको कभी कभार पूछ लेता है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? मात्रक इसका जरा बताएं। ये कूलाम हो गया और ये हो गया मीटर। तो यहां पर आप बोल सकते हो कूलाम प्रति मीटर। तथा विमीर सूत्र, अगर विमीर सूत्र पूछ लेगा तो विमीर सूत्र भी आपको याद रखना होगा। कूलाम क्या होता है? 80, मीटर का अपॉन में है मीटर, ऊपर जाएगा तो L इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो M L इनवर्स T और E। ये हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक और विमीर सूत्र। इसी तरह से पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे? जैसे कोई ये चादर है, ठीक है ना, जैसे हमारा एक पेपर है, कॉपी है, कॉपी के आकार की कोई चादर है जिसमें क्षेत्रफल स्थित हो, पृष्ठ स्थित हो, उसमें कैसे ऐसे इस तरह की कोई आकृति है, इसमें पृष्ठ है और आवेश का सतत वितरण यानी बराबर बराबर वितरण उसके पूरे पृष्ठ में हो जाए। जब पूरे पृष्ठ में आवेश का वितरण होगा तो इस तरह के आवेश के वितरण को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसका जो घनत्व होगा वो सिग्मा से डिनोट किया जाएगा। तो सिग्मा बराबर कितना होगा? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। अब चूंकि ये पृष्ठ हो गया, पृष्ठ में क्षेत्रफल होता है, तो एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा और इसे सिग्मा से डिनोट करेंगे। मात्रक क्या होगा बताओ? मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम ही होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? यहां पर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र m0 L पावर -2 TA। ये रहा पृष्ठीय आवेश। इसी तरह से एक आयतन आवेश घनत्व की आकृति, जैसे कोई घनाभ के आकार का है, क्यूबिकल साइज है, क्यूब के आकार का है, जिसमें आयतन हो, गोला है जिनमें आयतन होता है, अगर आवेश दिया जाए तो उसके संपूर्ण आवेश आयतन में आवेश का वितरण होगा। ये घन के आकार, इसमें अगर आवेश दिया जाए तो पूरे के पूरे आयतन में आवेश का वितरण होगा। और जब इस तरह के आवेश के वितरण को हम बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। और ये आयतन आवेश वितरण किससे प्रदर्शित किया जाता है? रो से प्रदर्शित किया जाता है। यानी किसी भी कोई आयतन वाली आकृति में जो सतत वितरण हो रहा है उसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब यहां पर लिख सकते हो। इसका मात्रक किसका? आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब तथा विमीय सूत्र भी देखिए यहां पर अब L क्यूब माइनस में हो जाएगा और TA हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर कि नहीं? ये अब क्लियर हो गया तो आगे आएंगे। इसी वैद्युत द्रव को अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें, मान के चलिए ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उस आवेश का प्रभाव रहता है, जितना प्रभाव डाल सकता है। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रख दें, ये धनावेश है, वैद्युत ध्रुव को रखेंगे, ये ऋणावेश है, ये वैद्युत ध्रुव हो गया, बीच की दूरी 2a हो गई। अब इसको हमने किसी भी कोण बनाते हुए रख दिया, ठीक है ना। अब जब कोण बनाते हुए रख दिया तो इसमें दो तरह के बल लगेंगे। धनावेश पर जो बल लगेगा
वो लगेगा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये विद्युत क्षेत्र दोनों बल विपरीत दिशा, बराबर तो है परिमाण में लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है। और इसके कारण जो बल आघूर्ण होगा वो टाउ होगा, किसके इक्वल होगा, पीई साइन थीटा। साइन थीटा मतलब जो कोण। अब देखना ये है, ध्यान दो, बल आघूर्ण, अगर कोण बन रहा है तो बल आघूर्ण लगेगा। कोण नहीं बन रहा, अगर कोण इनका जीरो है, यानी वैद्युत ध्रुव को हम ऐसे रख रहे हैं, समांतर रख रहे हैं, समांतर रख रहे हैं किस तरफ, बढ़ते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो अगर ये जीरो है, थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो बल आघूर्ण नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि किसी एक समान, पहली बात तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को रखें तो बल तो लग रहे हैं अलग अलग, लेकिन इन बलों का योग शून्य है, तो लगने वाला कुल बल कितना होगा, शून्य होगा, परंतु बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो हम यहां पर अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट होगा एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल, कुल बल, नेट बल कितना होगा जरा बताओ। यहां पर धन, यहां पर ऋण, टोटल इनका योग हुआ कितना हो गया, शून्य, शून्य होगा। और बलाघूर्ण, इसी पर अगर हम कहें बलाघूर्ण कितना होगा, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, बलाघूर्ण देखिए किससे प्रदर्शित किया गया है, टाउ से, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, या फिर आप बोल सकते हो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये बल, लेकिन यहां पर अभी एक समान विद्युत क्षेत्र था, अगर यही विद्युत क्षेत्र असमान हो जाए, असमान हो जाए, कैसे असमान हो जाए, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर नहीं है, कहीं पर विरल और कहीं पर सम। तो देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान के चलो एक वैद्युत रेखा है और यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और यहां पर विरल है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। यहां पर E1 ग्रेटर देन E2, यानी सघन विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब यहां पर एक वैद्युत ध्रुव रख दिया गया, वैद्युत ध्रुव रख दिया, देखो बल तो लगेगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे मान के चलो, तो बल लगेगा, तो एक बल ये लगेगा, लेकिन ये लगेगा Q इंटू E2, और ये लगेगा F डैश इक्वल टू माइनस Q इंटू E1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग हैं, जोड़ोगे तो इनका योग शून्य नहीं आएगा, यानी शून्य नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ बल भी लगेगा और बलाघूर्ण लगेगा, दोनों लगेंगे। तो हम दे सकते हैं यहां पर असमान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव पर नेट बल तथा बल आघूर्ण, दोनों बल आघूर्ण दोनों कार्य करते, दोनों कार्य करते हैं। कौन कौन, नेट बल भी कार्य करता है और बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण, ठीक है, ये दोनों कार्य करेंगे। कब, असमान विद्युत क्षेत्र होगा, और समान होगा तो क्या होगा, केवल और केवल बलाघूर्ण कार्य करेगा और नेट बल तो शून्य हो जाएगा। कब, जब असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो दोनों समान होंगे तो केवल एक
केवल एक कौन, केवल बल आगमन, और नेट बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। इन विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने लगे, मान लीजिए ये पृष्ठ है, इसके अविलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने लगे, तो जब इसके अविलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने लगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को गिनेंगे, और जितनी संख्याएं होगी उस संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। जरा से किससे करते हैं, फाई से, ठीक है। और सूत्र क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ए क्या है, क्षेत्रफल है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वहीं विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, आवेश होगा, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण ही विद्युत क्षेत्र, जैसे प्रकाश के कारण प्रकाश किरणें होती हैं, उसी तरह विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान के चलिए इस पृष्ठ के लंबवत ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही, बिल्कुल एकदम लंबवत, तब तो ठीक है। उनकी संख्या को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स। इस वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का क्या है, मीटर, तो इनटू मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया बताइए, न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तथा विमीय सूत्र अगर पूछ लिया तो क्या बताओ, विमीय सूत्र न्यूटन का विमीय सूत्र मतलब बल का विमीय सूत्र mLT पावर -2। आवेश, ये कूलम आवेश, आवेश का विमीय सूत्र AT, तो A इनवर्स T पावर -3, और ये मीटर मतलब लेंथ है। अब आपको मिल गया mL³ T पावर -3 A इनवर्स, ये विमीय सूत्र मिल गया। तो यहां पर आप विमीय सूत्र नोट कर सकते हो, mL³ T पावर -3 A इनवर्स। किसका विमीय सूत्र हो गया, वैद्युत फ्लक्स का। क्या हो गया वैद्युत फ्लक्स का, कितना हुआ, mL³ कैसे हुआ, पावर 1 L की ये, 2 पावर ये, तो कितना हो गया L³ T -1 और ये -2 -3 A इनवर्स, तो यहां पर ठीक है। अब ये वैद्युत फ्लक्स कैसे हो, मान लो ऐसा पृष्ठ है, देखिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से थीटा कोण बनाता है, ये कोई पृष्ठ है। अब ये पृष्ठ जो है विद्युत, इसका अविलंब, ये अविलंब मतलब जो लंबवत रेखा इस पृष्ठ के लंबवत खींची गई, और ये अविलंब जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से थीटा कोण बनाता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का, E इज इक्वल टू E A cos थीटा। यहां पर जरूर ध्यान देना, थीटा क्या है, अविलंब और क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण। अविलंब क्या होता है, जैसे ये डस्टर है, इसका ये पृष्ठ है, पृष्ठ पर जो लंब खींचेंगे वो अविलंब कहला जाएगा। अब मान लो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं तो ऐसे गुजर रही हैं, अब इनके बीच का कोण, अगर इस अविलंब के, ये बीच का कोण है, अब अगर हम पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं ऐसे पृष्ठ के समांतर, तो अविलंब से कितना कोण बनाएंगे, देख लें यहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो अगर पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ स्थित है, तो कोण कितना बनेगा, समांतर के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 बनेगा। क्यों, क्योंकि अवलंब से कोण बन रहा है। तो पृष्ठ के समांतर ये पृष्ठ है और ये उंगलियां विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, और ये इस पृष्ठ का अवलंब है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर पृष्ठ के समांतर हैं तो इस अवलंब से कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री।
तो कितना कोण बना है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कब? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर स्थित हो। तो हम कह सकते हैं पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर स्थित, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर स्थित पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होना चाहिए 0। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू, अगर यही बात मैं कहूं कि अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित पृष्ठ ना होकर के विद्युत क्षेत्र के लंबवत ये रेखाएं और ये पृष्ठ है, तो क्या है विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित पृष्ठ है, और इसी के लंबवत क्या हो जाएगा बताओ अभिलंब। तो ये भी लंबवत ये भी लंबवत, तो दोनों समांतर हो गई, तो बीच का कोण कितना बनेगा 0। तो अगर पृष्ठ लंबवत है तो थीटा इज इक्वल टू 0, और जब थीटा इज इक्वल टू 0 तो cos 0, तो यहां केवल EA मिलेगा जो अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत, कैसे? अभिलंबवत स्थित पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? या तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए, और या लिख सकते हैं अधिकतम होगा। एक चीज और है, वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है यहां पर देख लो, बिल्कुल आंख बंद करके पता कर सकते हो, cos फाई है। cos फाई जब सदिश और अदिश गुणनफल करते हो तो सदिश गुणनफल में ए बी साइन थीटा होता है a क्रॉस b, और अदिश गुणनफल होता है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जहां cos मिल जाए वो अदिश और जहां साइन मिल जाए वो सदिश। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अब बताइए। अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसके सूत्र में cos लिखा है। अगर सूत्र में sin लिखा होता तो कौन सी राशि हो जाती? सदिश राशि। अच्छा, sin वाला भी जस्ट बताया, टाउ बराबर पी sin थीटा। तो टाउ क्या है? बलागुण। बलागुण कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश की अदिश? सदिश की अदिश, क्योंकि sin थीटा है इसलिए सदिश राशि हो जाएगी, और इसमें cos थीटा है वैद्युत फ्लक्स में, इसलिए यह अदिश राशि। आइए गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ विकल्प आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। गॉस की प्रमेय से संबंधित कौन कौन से विकल्प आ सकते हैं? कुछ ही विकल्प हैं, 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं, उन पर देख लेते हैं क्या कैसे कितना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको गॉस की प्रमेय जानना जरूरी है। गॉस की प्रमेय है क्या? तो गॉस की प्रमेय है कि कोई भी बंद पृष्ठ होना चाहिए। लीजिए, बंद पृष्ठ हो गया और विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। चलो विद्युत क्षेत्र में रख दिया, यहां पर कोई आवेश रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और बंद पृष्ठ होना चाहिए। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। अब इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स है, इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बोले या बद्ध वैद्युत फ्लक्स बोले, ये जो फ्लक्स है या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अभिलंबित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बोल दे या फिर वैद्युत फ्लक्स बोल दे, इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है उस आवेश का 1/ε0 गुना, तो
कुल आवेश जितना है उसका 1/ε0 गुना ε0 गुना, पहले ε0 को बता चुके हैं, y या निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर ये पृष्ठ y या निर्वात में है तो 1/ε0, अगर ये पृष्ठ किसी माध्यम में है तो 1/ε, एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। यहीं पर ध्यान देना है। फाई को मैंने बोला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को बोला पृष्ठ के अवलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। जितनी पृष्ठ के अवलंबित विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं वही वैद्युत फ्लक्स। अगर मैं कहूं कि आवेश उसके अंदर कुल आवेश कितना है 1 कूलाम, कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू बराबर 1 कूलाम आवेश, तो फाई ई बराबर कितना मिल जाएगा 1/ε0, और 1/ε0 ε0 का मान बताया था 8.85 × 10 की घात -12। इसको हल करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1.13 × 10 की घात 11। ये हो गई किसके, उस पृष्ठ के अवलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो अब यहां पर किसके 1 कूलाम आवेश से आवेशित पृष्ठ। तो अब आपको यहां पर बताना है कि 1 कूलाम आवेश से आवेशित पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, हम इसको वैद्युत फ्लक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। दो नाम में से कोई भी एक नाम पूछ सकता है। कितनी होंगी बताइए, 1/ε0 या फिर 1.13 × 10 की घात 11। ये अवलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अभी इसी में आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे ये तो 1 कूलाम आवेश से आवेशित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। अगर पूछा जाए कि कोई एक गोलीय चालक है और उसको हमने आवेशित कर दिया, कैसे आवेशित कर दिया, एक समान आवेश, तो संपूर्ण आवेश कहां पर होगा, उसके पृष्ठ पर होगा। उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, और जब उसके अंदर आवेश नहीं रहेगा तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर कभी कभार पूछ लेता है एक समान आवेश से आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की बताइए क्या होगा, तीव्रता हमेशा 0 हो। एक समान आवेश से आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 हो। अगर इसी तरह से अगर कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ में एक समान आवेश से आवेशित है तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी पृष्ठीय आवेश घनत्व की 2ε0 गुना, ये गॉस के प्रमेय से ही पढ़ा, इनटू n कैप एकांक सदिश है। तो हम कह सकते हैं किसी पृष्ठीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखिएगा, E इज इक्वल टू या फिर E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 इंटू n कैप। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में है, इसलिए इसको एकांक सदिश को जोड़ा गया। एकांक सदिश है जो पृष्ठ के लंबवत जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है,
इसका परिमाण 1 होगा। अगर E इज इक्वल टू कहेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व।